हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन। मतलब हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड में CX बॉन्ड की प्रकृति देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड में जो CX बॉन्ड फॉर्म होता है, ये CX बॉन्ड नेचर में होता है कोवैलेंट, मतलब सहसंयोजक बॉन्ड। और इस सहसंयोजक बॉन्ड की बात करें, इसका ऑर्बिटल व्यू देख रहे हैं तो ऑर्बिटल व्यू कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैं एग्जांपल में लेता हूँ CH3X को, इसके ऑर्बिटल व्यू की बात करता हूँ, कार्बन ये होता है कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमारी CH3X, हाइड्रोजन परमाणु, और ये हमारा क्लोरीन परमाणु। ये इसका ऑर्बिटल व्यू डायग्राम होता है। CH3X में हम जानते हैं कार्बन के ऊपर संतुलन होता है sp3। इसका मतलब इसके पास 4 sp3 कक्षक होते हैं, और ये 4 sp3 कक्षक ये 4 sp3 कक्षक होता है, और ये 4 sp3 कक्षक 3 हाइड्रोजन के s कक्षकों के साथ, ये sp3 कक्षक और ये कौन सा है s कक्षक, अतिव्यापन करते हैं। और इस अतिव्यापन का नाम होता है sp3s अतिव्यापन, sp3s अतिव्यापन। और sp3s अतिव्यापन के फलस्वरूप ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं 3, जो कि ये 3 बॉन्ड है। जिस तरह से अगर देखो तो CH H और H। लेकिन अब हमको बात करनी है इस बॉन्ड की, CS और C और X बॉन्ड की। C और X बॉन्ड की देखिए तो हमको पता है कि ये ऑर्बिटल तो है हमारा sp3 ऑर्बिटल, और क्लोरीन का जो ये ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल होता है आपका 3p ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल। इसलिए ये जो ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग को नाम दिया जाता है sp3p ओवरलैपिंग या sp3p अतिव्यापन। और इस sp3p अतिव्यापन के फलस्वरूप बनने वाला बंध होता है कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। एक बार वापस देखिए, हम हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की नेचर देख रहे हैं, और CX बॉन्ड की नेचर में हमने देखा कि CX बंध सहसंयोजक बंध होता है, और इस सहसंयोजक बंध में जो CH3X में CH3 कार्बन के ऊपर होता है sp3 संकरण। इसका मतलब कार्बन के पास 4 sp3 संकलित कक्षक पाए जाते हैं, जिनमें से 3 sp3 संकलित कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षकों के साथ sp3s ओवरलैपिंग के थ्रू 3 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, जो कि ये है। और बचा हुआ हैलोजन एटम अपने p कक्षक के साथ कार्बन के sp3 कक्षक से अतिव्यापन करके, जिसका नाम होता है sp3p अतिव्यापन, का निर्माण करता है एक सहसंयोजक बंध का। और इसी सहसंयोजक बंध की हमको नेचर डिफाइन करनी है। देखते हैं नेचर कैसी है इसकी। देखिए, हमको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.6 होती है, लेकिन हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 2.6 होती है। मतलब कि आपके हैलोजन एटम की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। और चूंकि हमको पता है कि विद्युत ऋणता का मतलब होता है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति। इसका मतलब विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति आपकी विद्युत ऋणता कहलाती है, जो कि आपके हाइड्रोजन परमाणु की कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होती है।
तो अगर हम बात करें इस CX बॉन्ड की, इस CX बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैलोजन की अधिक होती है और कार्बन की कम। तो हम बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इन दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति हैलोजन की कार्बन की तुलना में अधिक होती है। ये बॉन्ड है, किसी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणु अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगाते हैं, जिसमें हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। अगर हम बात करें कि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंध के दो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तुलना में हैलोजन पर अधिक प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसका मतलब हैलोजन परमाणु अपनी अधिक विद्युत ऋणता के कारण इन दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित अधिक करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव या डेल नेगेटिव और इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव आंशिक धनावेश आ जाता है। बात समझना वापस, हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, जिसकी वजह से सहसंयोजक बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की तरफ थोड़े से खींचे चले जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। फलस्वरूप हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश जबकि कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और इस आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश के कारण ये जो सहसंयोजक बंध होता है, ये सहसंयोजक बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। इसका मतलब ये सहसंयोजक बंध कैसा हो जाता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। हैलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तुलना में हैलोजन की तरफ अधिक प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सहसंयोजक बंध में ध्रुवीय गुण आ जाते हैं, ध्रुवीय गुण आ जाते हैं या आयनिक गुण आ जाता है, जिसके फलस्वरूप यह सहसंयोजक बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, अगर CX बॉन्ड की नेचर की बात करें तो CX बॉन्ड के बारे में हमने बात कर ली है कि CX बॉन्ड ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉनों का अधिकार हैलोजन परमाणु पर अधिक होता है, अधिक होता है। अर्थात हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश जबकि कार्बन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। देखिएगा, हमने बात की नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हैलोजन में कि CX बॉन्ड ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु पर अधिक हो जाता है। इसका कारण हमें सीधा सा पता है कि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, अतः इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अधिक खींच के रखता है, जिसकी वजह से हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। फलस्वरूप सहसंयोजक बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। पहली बात, आगे देखते हैं इस ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में, क्योंकि सहसंयोजक बंध ध्रुवीय नेचर का हो चुका है, इसका मतलब ध्रुवीय प्रकृति का हो चुका है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल मूवमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। अतः CX बॉन्ड में द्विध्रुव आघूर्ण भी पाया जाता है। और ये द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। इसका मतलब है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी, द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक होगा। अब क्योंकि हमको पता है कि Cl, Br और I में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान घटता जाता है, डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है आपके डाइपोल मोमेंट म्यू का मान भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। अगर इस हिसाब से हम बात करें, बात करने पर हम देखते हैं कि CCl, Cbr और Ci इन तीनों की अगर तुलना की जाए तो तुलनात्मक रूप से चूंकि Cl की विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है, Br की विद्युत ऋणता का मान Cl से कम होता है और I की विद्युत ऋणता का मान Cl से और भी कम होता है।
इस आधार पर यदि बात किया जाए तो द्विध्रुव आगमन का मान CCl के लिए अधिक होगा, CBr के लिए कम और CI के लिए और भी कम। और ये हमारे लिए CX बॉन्ड की CCl, CBr और CI बॉन्ड की द्विध्रुव आगमन का क्रम हो जाता है। CCl is greater than CBr is greater than CI। तो ये कुछ एल्केन के CX बॉन्ड की नेचर के बारे में था। एक बार वापस देखेंगे। एल्केन में CX बॉन्ड की प्रकृति की बात कर रहे थे और इस प्रकृति में हमने देखा कि CX बॉन्ड कोवैलेंट या सहसंयोजक बंध होता है और इस सहसंयोजक बंध का निर्माण आपके कार्बन और हेलोजन के sp3 और हेलोजन के p कक्षक के मध्य अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप होता है। और ये कुछ इसका ऑर्बिटल डायग्राम था, देखेंगे एक बार इसको। ये आपके CX का ऑर्बिटल डायग्राम था जिसमें आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का निर्माण sp3 s अतिव्यापन से, जबकि कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध का निर्माण sp3 p अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप होता है। और यह एक सहसंयोजक बंध होता है। जब इस सहसंयोजक बंध की बात कर रहे थे तो सहसंयोजक बंध की बात करते हुए हमने देखा कि कार्बन की विद्युत दृढ़ता का मान 2.6 होता है, जबकि हेलोजन की विद्युत दृढ़ता 2.6 से अधिक होती है। हेलोजन की विद्युत दृढ़ता 2.6 से अधिक होती है। विद्युत दृढ़ता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। इसका मतलब हेलोजन की इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कार्बन की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि CX बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का हेलोजन की तरफ अधिक गमन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हेलोजन पर आंशिक धनावेश जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। फलस्वरूप यह सहसंयोजक बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात सहसंयोजक बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। अब हमने बात की कि CX बंध ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन हेलोजन पर अधिक होता है, अर्थात हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसके बाद हमने बात की कि अगर द्विध्रुव आगमन के बारे में बात किया जाए तो द्विध्रुव आगमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हेलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, द्विध्रुव आगमन का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हेलोजन परमाणु की विद्युत दृढ़ता का मान कम होता जाता है, वैसे वैसे द्विध्रुव आगमन का मान भी कम होता जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर Cl, Br और I विद्युत दृढ़ता का मान कम होता जाता है। इसका मतलब Cl, Br और I से रिलेटेड जितने भी हेलो एल्केन होंगे उन सब में विद्युत आपके द्विध्रुव आगमन का मान कुछ इस प्रकार से होगा कि क्लोरीन का अधिक, ब्रोमीन का कम और आयोडीन का उससे कम। और इस आधार पर हमने एक पैटर्न सेट किया कि CCl इज ग्रेटर देन CBr इज ग्रेटर देन CI। और इसका एक सिंपल सा फंडा था, वो ये था कि क्लोरीन की विद्युत दृढ़ता ब्रोमीन से, ब्रोमीन की विद्युत दृढ़ता आयोडीन से अधिक होती है, इसीलिए CCl का द्विध्रुव आगमन का मान CBr की तुलना में अधिक और CI की तुलना में अधिक होता है। और ये कुछ बात थी आपके नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। अगर बात करें CCl के लिए तो CCl के लिए ये लगभग होता है 1.89, 1.78 और 1.64 के आसपास। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन देखते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो हिंदी में बात करें तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। देखिए हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में सबसे पहला है एल्केन द्वारा। तो अगर बात करें कि एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाया जाता है तो एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे सिंपलेस्ट विधि है हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का योग, हैलोजन का जुड़ना। इसका मतलब एल्केन में जब हैलोजन का योग होगा तो किसका निर्माण होगा, एल्किल हैलाइड। किस प्रकार से देखते हैं, जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में
की उपस्थिति में, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या अत्यंत उच्च तापमान पर संपन्न करवाई जाती है, तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। देखिए, और यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। देखिए कि जब भी एल्केन की रिएक्शन हैलोजन के साथ ऑक्साइड की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या अत्यंत उच्च तापमान पर संपन्न करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और अभिक्रिया संपन्न होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा। क्या कहते हैं? देखिए कि अगर मैं RH की अभिक्रिया X2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाता हूं तो मेरे पास बनेगा RH प्लस HX। ये है हमारे पास एल्केन, ये हैलोजन, ये एल्किल हैलाइड और ये HX। ये इसकी जनरल रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल की बात करूं CH3H मतलब CH4, इसकी रिएक्शन जब मैं क्लोरीन के साथ करवाता हूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो कंपाउंड बनता है CH3Cl और साथ में निकल जाता है यहां से माइनस HCl। अगर मैं इस एल्किल हैलाइड रिएक्शन वापस X2 के साथ करवाता हूं वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो HCl बाहर निकलेगा और कंपाउंड बनेगा CH2Cl। अगर इस रिएक्शन को मैं प्रोसीड रखता हूं आगे, हैलोजन वापस प्रोवाइड करवाता हूं तो वापस यहां से निकलेगा HCl और कंपाउंड होता है CH3। आगे इसी तरह से हमारे पास सबसे लास्ट में कंपाउंड प्राप्त होता है CCl4 और इस तरह से एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। देखिए कि जब मैंने एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न करवाई तो हमारे पास सबसे पहले प्राप्त हुआ मोनो एल्किल हैलाइड, उसके बाद डाई हैलोएल्केन, चाई हैलोएल्केन, देन टेट्रा हैलोएल्केन। देखिए किस प्रकार से क्रियाविधि की बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म की। देखिए इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि क्रियाविधि किस प्रकार से होगी। क्योंकि हम लिख के आ चुके हैं पहले ही कि इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है और यह क्रियाविधि तीन पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप है चेन या हिंदी बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभन पर। श्रृंखला प्रारंभन पद में सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन अणु में समान शीतलन होता है और इस समान शीतलन के परिणाम स्वरूप हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। देखिए मुक्त मूलक और ये हमारा होता है श्रृंखला प्रारंभन पद। अगर बात करूं मैं सेकंड स्टेप की तो सेकंड स्टेप श्रृंखला दीर्घीकरण पर और इस पद में बनने वाले मुक्त मूलक आगे नए मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं और ये मुक्त मूलक जाके अटैक करते हैं एल्केन के ऊपर और अटैक करते हैं कुछ इस तरह से प्लस Cl2 और जब मुक्त मूलक जाकर एल्केन पर अटैक करते हैं तो यहाँ से CH3 और H के बीच में समान वितरण होता है, फलस्वरूप H रेडिकल और Cl रेडिकल ये दोनों मिलकर यहाँ पर बनाते हैं HCl और साथ में एक नया रेडिकल फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है मैथिल फ्री रेडिकल या मैथिल मुक्त मूलक। तो सबसे पहला पद था इसमें देखा हमने
इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे हैलोजन परमाणु या हैलोजन अणु Cl2 या H2 समान से विकिरित होते हैं। समान से विकिरित मतलब होमोलैटिक क्लीवेज, और इस होमोलैटिक क्लीवेज के परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक का निर्माण होता है। उसके बाद श्रृंखला दीर्घीकरण का गया सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप में हमने देखा कि बनने वाला फ्री रेडिकल या बनने वाला मुक्त मूलक हैलोजन मुक्त मूलक आगे जाकर एल्केन पर अटैक करता है, और इस एल्केन पर अटैक करके नया एल्केन फ्री रेडिकल या नया एल्केन मुक्त मूलक बनता है। देखिए, और ये नया बनने वाला एल्केन मुक्त मूलक आगे किसी हैलोजन अणु पर अटैक करता है और यहां पर बनाता है CH3Cl प्लस Cl डॉट रेडिकल। वापस यहां पर ये CH3 रेडिकल बनाता है नया CH3Cl मतलब एल्किल हैलाइड, और साथ में बनता है Cl डॉट या क्लोरीन मुक्त मूलक या हैलोजन मुक्त मूलक, और ये हैलोजन मुक्त मूलक आगे वापस जाकर किसी एल्किन पर अटैक कर सकता है। ये Cl डॉट जाएगा और मीडियम में उपस्थित किसी अन्य एल्किन पर जाकर अटैक करेगा, जहां पर ये वापस फॉर्म करेगा HCl और वापस बनाएगा CH3 रेडिकल। ये CH3 रेडिकल वापस किसी हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्शन करेगा, वहां पर बनाएगा मेथिल क्लोराइड और साथ में बनाएगा फ्री रेडिकल। ये वापस यहां पर अटैक करेगा, और इस तरह से ये रिएक्शन ऊपर नीचे एक श्रृंखला के रूप में, एक चेन के रूप में चलती रहती है, और इसीलिए इन अभिक्रियाओं को श्रृंखला अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसके बाद इसका थर्ड स्टेप आता है यानी टर्मिनेशन स्टेप, ये श्रृंखला समापन पद। और इस श्रृंखला समापन पद की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। देखिए, थर्ड स्टेप इसका नाम होता है श्रृंखला समापन पद। इस श्रृंखला समापन पद में जितने भी फ्री रेडिकल बने हुए हैं वो फ्री रेडिकल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे जितने भी फ्री रेडिकल है सारे के सारे फ्री रेडिकल इसमें एक दूसरे के साथ जुड़कर खत्म हो जाते हैं और श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जैसे CH3 रेडिकल Cl डॉट के साथ मिलकर बना सकता है CH3Cl, CH3 डॉट मीडियम में उपस्थित किसी अन्य CH3 डॉट के साथ मिलकर बना सकता है CH3CH3, Cl डॉट मीडियम में उपस्थित किसी अन्य Cl डॉट के साथ मिलकर बना सकता है Cl, और इस तरह से यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। या फिर H डॉट प्लस Cl डॉट HCl, किस विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर हमें मिल सकते हैं श्रृंखला समापन पद में। वापस देखते हैं इसकी क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि में है सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ पद, और इस श्रृंखला प्रारंभ पद में देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सबसे पहले हैलोजन होमोलैटिक क्लीवेज के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण करता है, और इसे कहते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद। सेकंड स्टेप श्रृंखला दीर्घीकरण पद, और इस श्रृंखला दीर्घीकरण पद में हमने देखा कि बनने वाले मुक्त मूलक आगे अन्य एल्केन पर अटैक करके नए मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से कि Cl डॉट आएगा और Cl डॉट आकर इस एल्केन पर अटैक करेगा, और एल्केन पर अटैक करके यहां से एक कंपाउंड बनाएगा HCl और नया रेडिकल फॉर्म करेगा CH3 डॉट। यह CH3 डॉट या CH3 रेडिकल आगे जाके किसी हैलोजन पर अटैक करेगा, और हैलोजन पर अटैक करके ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। देखिए CH3Cl, और केवल एक रह जाएगा Cl डॉट या Cl रेडिकल। अब देखिए जो श्रृंखला दीर्घीकरण पद है, ये श्रृंखला दीर्घीकरण पद लगातार चलते रहता सकता है काफी देर तक। कैसे? ये रेडिकल वापस मीडियम में उपस्थित किसी अन्य एल्केन के पास जा सकता है इस तरह से, और इस तरह से जाकर वापस ऐसे ही एक अलग क्रिया होगी जहां पर बनेगा HCl और CH3 रेडिकल, और ये CH3 रेडिकल वापस किसी अन्य हैलोजन अणु के साथ जाकर जुड़ सकता है और बना सकता है CH3Cl, वापस क्या बन सकता है Cl। इसका मतलब कि ये बनने वाला क्लोरीन रेडिकल ऊपर वाली अभिक्रिया को प्रोसीड करवाएगा, और ये मैथिल रेडिकल नीचे वाली अभिक्रिया को प्रोसीड करवाएगा, और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आपके मीडियम में उपस्थित सभी आपके हैलोजन अणु और एल्केन के अणु खत्म नहीं हो जाते, और इस तरह से यह श्रृंखला चलती रहती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह बार बार निरंतर अपने आप को रिपीट करती जाती है, एक तरह से जैसे चैन होती है, चैन की तरह अभिक्रिया चलती जाती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को नाम दिया जाता है श्रृंखला अभिक्रिया या चैन रिएक्शंस। थर्ड स्टेप का आता है श्रृंखला समापन पद, और इसे श्रृंखला समापन पद में बात करें तो इस श्रृंखला समापन पद में जितने भी फ्री रेडिकल
मीडियम में मौजूद होते हैं वो फ्री रेडिकल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर उत्पाद की प्राप्ति करवाते हैं और इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। अब किस तरह से रेडिकल जुड़ते हैं? ये रेडिकल किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ जुड़कर CH3Cl बना सकता है। CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल के साथ जुड़कर CH3CH3 एथेन बना सकता है। Cl रेडिकल Cl रेडिकल के साथ जुड़कर Cl2 बना सकता है और इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन श्रृंखला अभिक्रियाओं में चूंकि हमारा मेजर प्रोडक्ट है CH3Cl, इसलिए हम केवल इन्हीं की बात करते हैं। तो ये थी हमारे पास जो हमने अभिक्रिया लिखी थी कि CH3H, और जब इसकी Cl2 के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी तो हमारे पास कंपाउंड प्राप्त होता CH3Cl। अब देखिए इसमें हमने कुछ ऐसा किया था कि हमने यहाँ पर आगे Cl2 जोड़ा था और कंपाउंड बनाया था CH3Cl2, और इस CH3Cl2 में देखिए कि इससे इस प्रोडक्ट की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। वो देखिए वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बाद यदि आपके पास ये जो Cl डॉट है, ये Cl डॉट इसके साथ रिएक्शन करता है या कोई अन्य मीडियम में उपस्थित Cl डॉट इस CH3Cl के साथ रिएक्शन करता है, तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करेगा। देखिए CH3Cl प्लस Cl डॉट, और ये रिएक्शन करके यहां से निकालेगा ये एक इधर और एक इधर, होमोलैरिटी क्लीवेज होगा, और ये कुछ इस प्रकार से बनाएंगे CH2 रेडिकल Cl प्लस HCl, और बनने वाला CH2Cl रेडिकल आगे किसी Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएंगे यहाँ पर CH2Cl2 प्लस Cl डॉट। अब ये Cl डॉट आगे जाकर वापस इसके साथ अटैक कर सकता है या मीडियम में उपस्थित कोई अन्य Cl डॉट आकर इसके साथ रिएक्शन कर सकता है और सेम इसी तरह की अभिक्रिया करते हुए कंपाउंड बना सकता है CHCl3, और CHCl3 से इसी प्रकार से बन सकता है CCl4। तो ये हमारे एल्केन हैलाइड बनाने की सबसे पहली विधि थी एल्केन के द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। और एल्केन के हैलोजनीकरण में हमने देखा कि जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्केन हैलाइड की प्राप्ति होती है और अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। जिसका हमने एग्जांपल देखा क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है CH3H प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन या HU, और फॉर्म हो रहा है हमारे पास CH3Cl, और मैकेनिज्म 3 स्टेप में पॉसिबल होती है, 3 स्टेप में समाप्त होती है, और आपकी मैकेनिज्म होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा। और इस मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा में हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप हमारा श्रृंखला प्रारंभ पद, जिसमें मुक्त मूलक फॉर्म होते हैं, श्रृंखला दीर्घीकरण पद, बनने वाले मुक्त मूलक इस श्रृंखला दीर्घीकरण पद के सेकंड स्टेप में नए मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं, जहां पर हमारे पास प्रोडक्ट की प्राप्ति भी हो भी सकती है और नहीं भी। थर्ड स्टेप पे हमने देखा कि जितने भी फ्री रेडिकल बने हुए हैं, जितने भी मुक्त मूलक मीडियम में बने हुए हैं, ये मुक्त मूलक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर सभी मुक्त मूलकों को समाप्त करते हैं और इस तरह से हमारी अभिक्रिया समाप्त होती है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। और ये था हमारा पहला प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्केन हैलोजनेशन। अगला सेकंड देखते हैं